कि ये एक्सप्लेनेबल भी है। अच्छा जी, तो हम आउटलाइन की बात कर रहे थे, और आउटलाइन में मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। आ गया आपके पास सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे मेंशन करना चाह रहा था। इन मोमेंट स्क्रीन पे भी दिया। अच्छा, आउटलाइन में जो दूसरी मेन कंप्रिहेंसिव कवरेज, कि हमारी आउटलाइन हमारे पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर रही हो। आपकी अगर आउटलाइन में आपके एग्जामिनर को थॉरली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं लगती है टॉपिक की, तो इट मींस ही इज नॉट गोइंग टू पास यू इन दैट पेपर। लॉजिकल फ्लो, देखो, लॉजिकल फ्लो आपकी आउटलाइन में होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आउटलाइन के ऊपर बात करना डिटेल से शुरू नहीं की। अभी के लिए आई एम नॉट टेलिंग यू कि आउटलाइन बनाओगे कैसे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। जिस रास्ते पे अपने अभी चलना है, मैं उसके कुछ मेन मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये करोगे तो फायदा है, ये करोगे तो नुकसान है। तीसरे नंबर पे लॉजिकल फ्लो। एक बच्चा रास्ते में चलता 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 अचानक से आसमान की तरफ जो है वो देख के कहता है कि अंकल सी, देयर इज एन एरोप्लेन। आप देखोगे, हाँ यार एरोप्लेन है। आपकी आउटलाइन अगर जो है वो एक लॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, इट मीन्स कि ये यूजलेस आउटलाइन है। हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन नहीं तो थीसिस स्टेटमेंट होगा। हमें अपने लॉजिकल फ्लो से मुराद ये चीज है कि अगर हमने कोई टॉपिक लिया, जैसे हम अभी हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज की बात कर रहे थे, तो एक लॉजिकल फ्लो में चीजें चल रही हैं हमारे पास। पहले इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये चीजें आनी चाहिए। और देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि उसने इस चीज को रियलाइज करते हुए हर पेपर के टॉप पे लिख दिया कि खुदारा मुझे बार बार तंग नहीं करो, मैं क्रेडिट इसी चीज का दूंगा अगर तुम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को, रेलिवेंस और क्लैरिटी को मेक श्योर किया। तो सादा लफ्जों में उसने एक ही बात की है, और वो बात ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू अवॉर्ड यू एनीथिंग। मैं नंबर ही नहीं दूंगा अगर तुम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस और क्लैरिटी जो है वो ना लिखे। तो हम लोग जो है वो इस चीज को नहीं समझ पाते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे। मैं इनफैक्ट ऐसे से कह रहा था आज एक इंडिविजुअल इवैल्यूएशन सेशन में, तो मैं हैरान था कि आई वाज नॉट एबल टू फाइंड क्लैरिटी एनीवेयर। एंड वो एस्पिरेंट को ये नहीं पता था कि क्लैरिटी होती क्या। एंड ही वाज क्लेमिंग कि ये एक मास्टरपीस है। उनकी नजर में होगा भी, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके ओपिनियन की, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द क्लैरिटी। तो आज मैं ये भी समझा दूंगा कि एग्जामिनर क्या मानता है ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या समझता है रेलिवेंस से, वो क्या देखता है क्लैरिटी से। मैं जब यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब ने जो है वो कम से कम अपने क्वेश्चन पेपर को तो ध्यान से पढ़ रखा होगा। यकीन कीजिए, मैं शॉक हो जाता हूँ जब मैं एस्पिरेंट से उनके पेपर में ये पूछता हूँ कि क्या आपने ये जो पॉइंट एफपीएससी ने आपके सामने लिख रखा है, क्या आपने इसको पढ़ा है। तो आपको क्या लगता होगा, तो उनका आंसर क्या होगा कि क्या उन्होंने पढ़ा होगा ये पॉइंट्स हैं, वो पढ़ के आए होंगे, ये पॉइंट्स देखा होगा कि उन्होंने क्या लिखा ऊपर जो है। व्हाट डू यू थिंक कि लोग इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इसका बहुत शॉकिंग आंसर है। हेलन केलर ने कहा था, नहीं, ज्यादातर लोग इसको पढ़ते ही नहीं है। हाँ, 3 days to see में एक राइटर हेलन केलर लिखती है कि इफ बाय सम मेडिकल हैव ग्रांटेड जस्ट 3 days टू सी, तो मैं देख देख पाती कि लोग क्या क्या करते हैं, और मैं क्या क्या उनको बताती कि ऐसे भी देखा जा सकता है। आप पढ़ने की बात करते हो, द पीपल दे इग्नोर दीज वर्ड्स। उसने बड़े वाज़ेह लफ्जों में लिखा हुआ है कि मैं नंबर नहीं दूंगा। हम ढूंढते रहते हैं कि पता नहीं 40 नंबर क्यों आ गए, 45 क्यों आ गए। हम बड़े बड़े टॉपर्स की डीएमसीज देखते हैं, वो भी 40 पे ग्रेस मार्क्स लेके पास हुआ होता है। यानी एक 40 से उसका नंबर एक कम हो जाता, 39 हो जाता, तो वो टॉपर से जो है वो फेलियर्स में चला जाता, उससे कोई पूछता भी नहीं कि तुम कहाँ पे हो। तो रिमेंबर वन थिंग, आज की क्लास में मैं ये एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन पे एग्जांपल्स के साथ ये भी बता दूंगा कि करना है। आउटलाइन पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपने ये पढ़ा, नहीं, आंसर इज नो। क्या आपने ये देखा
लिखा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस क्या है, द आंसर इज नो। डिस्कोर्स का पता है ये क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये क्या आपको पता है एक्सपोजिशन किस तरह कैसे के लिए, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन क्यों जरूरी है, क्यों उसने कहा कि ये करेंगे? नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग द मेन नोट जो हमारे पेपर के ऊपर लिखा है। तो फिर इससे आगे की कहानी क्या होगी ये आप सब समझते हैं। बेटे क्या, हम अभी टिप्स के ऊपर बात कर रहे हैं, हेडिंग्स, और कोशिश करोगे कि आप अपने ऐसे के अंदर एक बैलेंस रखोगे। बैलेंस रखने से मुराद ये है कि हर पॉइंट को जब आउटलाइन बना रहे होते हो, वेल बैलेंस्ड आउटलाइन होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट स्पेस आप लोग दे रहे होते हो। स्पेस से क्या मुराद है, हर पॉइंट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आपकी आउटलाइन ये बताए कि आपने क्या क्या रीड कर रखा है, एविडेंसेस और एग्जाम्पल जो है वो होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो जो पढ़ रखा है, कुछ मेन पॉइंट्स आगे चल के आउटलाइन बनाएंगे भी तो पता चलेगा हमारे पास कि हम आउटलाइन में एविडेंसेस और एग्जांपल्स को कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। रिवीजन और रिफाइनमेंट तो हो ही सकती है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एग्जामिनर चाहता क्या है आउटलाइन के बारे में। देखो, आउटलाइन के बारे में सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जहन में आता है, ये आउटलाइन है क्या? जो आउटलाइन है हमारे पास ये है क्या? इससे पहले कि मैं आउटलाइन के बारे में बात करूं, क्या आप मुझे सिंपल से लफ्जों में अपनी डेफिनेशन बता सकते हो कि व्हाट इज आउटलाइन? आप मुझे बता सकते हो कि आउटलाइन है क्या? आपने सिंपल से लफ्जों में बताना है कि जी ये हमारे पास आउटलाइन है। एक सादा सी डेफिनेशन आपने उसकी बता दें, कुछ भी बता दें जो आपके माइंड में है, जो आप समझते हैं कि जी ये हमारे पास जो है इसकी, मुझे लगता है कि ये आउटलाइन है, मैं आज तक ये समझता आया हूँ आउटलाइन को लेकर, वो आपने बताना है। या आपको अगर नहीं पता, आप कुछ भी नहीं समझते हो, आप सिंपली कह सकते हो आई हैवंट एनी आइडिया अबाउट दैट, मुझे तो पता ही नहीं है कि आउटलाइन है क्या, आउटलाइन को कैसे देखना है। तो यू जस्ट नीड टू मेंशन कि आउटलाइन से आप क्या मुराद देते हो। वेरी कैप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट आउटलाइन। देखो, आपने जो जो इंफॉर्मेशन जो है, दानियाल वेरी गुड तबिंदा, वेरी गुड खतीजा, आउटलाइन इज द इंफॉर्मेशन जो आप अपने पेपर में तो देते ही देते हो, यहाँ तक तो सभी को पता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे तो हर एस्पिरेंट जानता है कि जो आउटलाइन है वो होगी क्या, वो कैसे चलेगा, यहाँ तक तो सभी क्लियर है। लेकिन आउटलाइन को हम स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे के थीसिस स्टेटमेंट से। ये हमारे पास एक मेथड है। रिमेंबर वन थिंग, जब हम अपने आउटलाइन की बात करते हैं तो हम अपने आउटलाइन को, एक मेथड ये है कि थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, आगे चल के ये भी देखते हैं। ये आउटलाइन ही है जो हमारे ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन को दिखाती है कि ऐसे किस तरह से आगे चलेगा। सर ये बात भी हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं, लेकिन क्या वजह है एग्जामिनर को कि एग्जामिनर ने पेपर के ऊपर क्यों लिख दिया पे ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब ये है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन पेपर में नहीं मिल पाती। ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, तो आउटलाइन ऑर्गेनाइजेशन दिखाती है। चलिए जरा इसको भी समझने की कोशिश कर लीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम्स में, कंपेटिटिव एग्जाम्स में जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो इसका मतलब है आप कितनी कामयाबी से अपने आइडियाज को, आर्ग्यूमेंट्स अपने जो है वो अपने रीडर तक पहुंचा पाते हो। ये आपकी आउटलाइन का ही काम है कि आपको आइडियाज जो कुछ आपके माइंड में है वो ना सिर्फ आपके रीडर को बताता है, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि मैं पहले इस आइडिया पे, दूसरे नंबर पे इस पे, और तीसरे पे इस पे बात करूंगा। और ये ऐसे के कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक तो वो चीजें थी जो हम सभी जो है वो पढ़ चुके होते हैं। हम सबको पता है कि अच्छा आउटलाइन है, मुझे थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें ऐसे कि ऑर्गेनाइजेशन पे बात करनी है, मुझे ये बताना है कि पहले ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, कंक्लूजन आएगा। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि जब हम आउटलाइन लिखते हैं तो ये हमारे एग्जामिनर को बता देता है कि ये जो पेपर आप चेक करने जा रहे हो ये एक्चुअली है किस बच्चे का पेपर। आप अपने एग्जामिनर के लिए एक सिंपली एक रोल नंबर हो, लेकिन
आपकी आउटलाइन उसको बता देती है कि व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। ये आउटलाइन एक ऐसे बच्चे की है जो पास करेगा, क्योंकि वो एक वेल ऑर्गेनाइज जो क्लियरली फोकस्ड ऐसे है, या वो एक कुछ कंजेक्चर्स हैं, कुछ वर्ड्स का मजमूआ है जिनके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये आउटलाइन ही है जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो भूलने से बचाते हैं। बहुत से लोग अपने ऐसे लिखने के बाद आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे गलत प्रैक्टिस हो। आई डोंट नो लोग ये तरीकेकार कहाँ से सीखते हैं, कहाँ कहाँ से इन चीजों को इजाद करते हैं, बट रिमेम्बर वन थिंग, अगर आप अपनी आउटलाइन को बाद में लिखते हो, आप अपने आप को चीट कर रहे हो। आपका एग्जामिनर इजीली डिड्यूस कर लेता है, इजीली उस चीज को जो है वो डिकोड कर लेता है कि आपके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इमेजिन आपका जो स्केलेटन है, वी आर नॉट एबल टू लोकेट योर स्केलेटन, लेकिन उस स्केलेटन को जो चीज मजबूती से थाम के रखती है वो आपकी आउटलाइन है। और ये आउटलाइन हमारे लिए इनएविटेबल है, और इतनी अहम है कि हमारे एग्जामिनर ने बड़ा सा नोट बोल्ड करके लिख दिया कि प्लीज इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको बनाइएगा। अब आउटलाइन जो है, इसको बनाने से पहले, आउटलाइन देखने से पहले याद रखिएगा कि आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप कुछ आइडियाज को गैदर कर सकें। आउटलाइन तब तक नहीं बनेगी जब तक आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज नहीं है। और ये डिफरेंट आइडियाज कहाँ से आएंगे, कहाँ से सीख पाएंगे डिफरेंट आइडियाज? अब हमारे पास ये भी एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। कुछ लोग रट्टी रटाई किताबें जो है वो देख लेते हैं, क्या हम वहां से अपने आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं? मुझे सीएसएस के पेपर में बैठ के अपनी आउटलाइन बनानी है, मैंने कोई 10-15 थीम्स के ऊपर काम कर लिए है, क्या वहां से मेरी आउटलाइन के लिए डाटा मेरे पास आएगा? क्या मार्केट में 30-35 के करीब किताबें हैं, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैंने वो किताबें मेमोराइज करनी है, क्या मैं वहां से आइडियाज दे सकता हूँ? क्या मेरे पास मल्टीपल जो है वो मैंने मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, क्या मैं उन तमाम मैगजीन्स को अगर खत्म कर लूँ तो क्या वहां से मेरे पास आइडियाज आएंगे? मैंने कोई 35 के करीब ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, और मैं ये समझता हूँ वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आती है, जैसे ही कोई कुछ भी भेजता है मैं उसका प्रिंट आउट लेके याद करना शुरू कर देता हूँ। क्या मैं वहां से आइडियाज को गैदर करूंगा? द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज नो। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक सिंपल सा प्रोसेस है, याद रखिएगा। हमारे पास ये जो आइडियाज हैं, ये हम गैदर करते हैं अपनी डेली एक्टिविटी से। उसके लिए हमें न्यूज़पेपर को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर पाते हैं, हम अपने आइडियाज को गैदर नहीं कर पाएंगे। और जब मैं न्यूज़पेपर की बात करता हूँ, रिमेम्बर वन थिंग, न्यूज़पेपर आप दो तरह से पढ़ते हो। और आपके लिए मार्च से लेके मार्च से लेके आपके पास, आई एम सॉरी, नवंबर से लेके जनवरी तक का 3 महीनों के जो वो तमाम के तमाम चीजें, जो टॉपिक्स आपको रिकमेंड कर दिए हैं, जो मैंने बताए हैं, वो आपके ऐसे के पेपर को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, जो आपके पास मौजूद है। अब आइडियाज को गैदर करोगे, न्यूज़पेपर दो तरह से पढ़ोगे। पहले नंबर पे लैंग्वेज को तो देखोगे। दूसरे नंबर पे आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आप हाईलाइट करते हो उन तमाम चीजों को जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जो इनोवेशन से रिलेटेड है, जो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, जो सिक्योरिटी, हेल्थ, इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है। अगर आप इन तमाम चीजों पे पहले से आइडियाज अपनी फैक्ट बुक नहीं बना चुके हो, तो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे कहीं से आइडियाज गैदर नहीं कर सकोगे। फिर उसके बाद उनको एडिट करोगे, और फिर ये देखोगे कि मुझे आउटलाइन के लिए डेटा कैसे कैसे लिखना है और कहाँ कहाँ पे रखेंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके, अभी तो मैंने सुपर सेशन में फाइल शेयर की है, मैं रेगुलर सेशन में भी फाइल शेयर कर दूंगा। 2023 के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बुक्स जो हैं, फैक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं उन तमाम लोगों के लिए, ताकि एक दफा देख लें। अगर आप उनको पढ़ लोगे तो आपके पास इनफ डेटा आ जाएगा कि आप अपनी आउटलाइन को आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमारे पास आती है आउटलाइन की नंबरिंग के लिए। रिमेम्बर वन थिंग, जो आउटलाइन है उसमें 3 चीजें होते हैं। आप अपने एग्जामिनर को कंफ्यूजन से बचाओगे। आप चाहो तो किसी भी तरह से आउटलाइन अपनी बना सकते हो, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है
कि जब आप आउटलाइन को मेन हेडिंग्स लिखते हो तो उनको रोमन्स में लिखो, 1 2 3 4 6 वट एवर यू डीम फिजिबल। ये दरअसल आपके ऐसे कि वो मेन आइडियाज हैं, मेन आइडियाज के जिसके अंदर सब टॉपिक्स आप लिख सकते हो, सब हेडिंग्स बना सकते हो, स्पोर्टिंग पॉइंट्स लिख सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो अपने बॉडी की मेन पैराग्राफ्स की बात कर रहे हो, और यहाँ पे आप जो है वो रोमन्स यूज करोगे। अगर आपको फर्दर कुछ डिटेल्स ऐड करनी है, मान लो कि आपको जो है वो मेन आइडिया के अंदर फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है, तो यहाँ पे पहला जो टाइटल इसका एफ है, वट एवर द वर्ड इज, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे तुम जो है वो ए बी के साथ लिख सकते हो। अगर यहाँ पे रोमन्स हैं तो यहाँ पे आपने अल्फाबेट्स को यूज कर लिया, ठीक है। और जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, उसके बाद अगर फर्दर आपको चलना है तो फिर आप जो है वो न्यूमरल्स में जा सकते हो। मकसद अपने एग्जामिनर को कंफ्यूजन से बचाना है। जरा देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक आउटलाइन बनाने का तरीकाकार है क्या। इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे ये दोनों रोमन्स में है। इसके बाद जब हमें दूसरी डिटेल को मेंशन करना था तो ए बी को यूज किया, और उसके बाद कितनी, ये कतन एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक की बात नहीं है कि ए बी जो है वो बिल्कुल एक लाइन में यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे है, और ये बिल्कुल एक इत्तेफाक की बात नहीं है ये दोनों जो है वो इसके नीचे है। आई एम श्योर यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यही आउटलाइन बनाने का एक तरीकाकार है, यही एक फॉर्मेट है जो कि आपको फॉलो करना होता है। यहाँ पे इस साइड पे आपकी लेंथ जो भी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये वाला एक फॉर्मेट है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो, आपको लगता है कि फॉलो मेरे लिए करना जरूरी नहीं है, तो ये डेफिनेटली फिर आपको मार्क्स जो है वो उनकी कमी का सामना करना पड़ता है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। So the title of this essay is Don't Sport Nuclear Energy. So why the title, the examiner, he has written the topic, the title uh, somewhere in the center, but यहाँ पे explicitly it's not in the center, but whenever you will write your topic in actual paper, please make it sure your topic is in the center of the essay, और center में होना चाहिए। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट टॉप पे लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट नंबर 1 ही हमें बता रहा है, ये आपका मेन आइडिया है। आप इसके लिए हेडिंग नहीं भी देते हो तो इट्स नॉट नेसेसरी, ये इट्स फाइन। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपकी मेंशन होती है, थीसिस स्टेटमेंट के बाद आप अपने मेन पॉइंट्स जो है वो मेंशन करते हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तमाम मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करूं, मैं वन बाय वन इन तमाम की डिटेल्स बताऊं, मैं आपको जरा ये आउटलाइन दिखाना चाहूंगा। इस आउटलाइन को देखिएगा, आई एम श्योर कि आप ये चीज समझ पाएंगे कि किस तरह से सारी की सारी आउटलाइन में रोमन्स को तो फॉलो किया, और उसके साथ उसने अलाइनमेंट को कैसे फॉलो किया। अभी के लिए सिर्फ कुछ चीजों के, कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। पहली चीज जो है वो मुझे बताइएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो चीजें उसने रोमन में थी, थ्रू आउट द ऐसे, थ्रू आउट द आउटलाइन उसने रोमन में ही उन चीजों को मेंशन किया। अभी इसके टॉपिक को जरा गौर से देखिएगा, आप जूम इन करना चाहें तो कर सकते हैं। द टॉपिक इज डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर मैं इसका मेन पॉइंट न्यूक्लियर एनर्जी वेरी एक्सपेंसिव जो है वो ये देखता हूँ, या मैं ये देखता हूँ न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट सेफ, या मैं ये देखता हूँ इसके आगे यहाँ पे देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, तो ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स जो हैं ये हमारे टॉपिक की तरफ रेफर बैक कर रहे हैं। क्या ये सारे के सारे ऐसे लगता है कि जैसे इस टॉपिक को, जो टॉपिक है ऐसे का टॉपिक है, ये उसी की तरफ रेफर बैक कर रहा है। ये सब की सब लाइनें जो हैं, जो मेन आइडियाज हैं, ये हमारे टॉपिक से ही लिए गए हैं। वेरी एक्सपेंसिव, न्यूक्लियर मटेरियल्स आर नॉट सेफ, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारे जो मेन आइडियाज हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। जरा ये बात गौर से समझ लीजिएगा, ये आपको काफी मदद करेगी आपके पेपर में। मैं जूम इन दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो थीसिस स्टेटमेंट है इसकी वो है न्यूक्लियर पावर इज नॉट गुड एनर्जी सोर्स फॉर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम, हमारे पास जो है ये देखिएगा, अब देखिएगा वेरी एक्सपेंसिव, न्यूक्लियर फ्यूल इज एक्सपेंसिव, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ऑपरेट। एक चीज
गौर से सुनिएगा, और वो ये है कि जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट सारे के सारे जितने भी आपके पैराग्राफ्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। और सादा लफ्जों में बता सकूं, आपका ऐसे आपके थीसिस स्टेटमेंट से बाहर नहीं जा सकता। जो भी थीसिस स्टेटमेंट आपने बनाई है, अब ये सारी की सारी थीसिस स्टेटमेंट सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करेगी। दूसरे लफ्जों में, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ऐसे के टॉपिक से बाहर नहीं जा सकते। क्लियर? ऐसे का टॉपिक गाइड करेगा कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, ये इसको रिफर बैक करेगी। और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जो मेन आइडियाज हैं, वो रिफर बैक करेंगे टॉपिक की तरफ। एक ऐसे में हमारे पास जो आउटलाइन है वो एक होती है। एक आउटलाइन में तीन मेन चीजें होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास उसकी थीसिस स्टेटमेंट है, मेंशन करना चाहो कर सकते हो। थीसिस स्टेटमेंट को हम दो जगहों पर मेंशन कर सकते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया, फिर भी इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन पे थीसिस स्टेटमेंट आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो समथिंग इज रॉन्ग। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इसको नहीं लिखते हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखते हो, इंट्रोडक्शन को मेंशन कर देते हो, फिर भी आपके लिए फाइन है, यू कैन प्रोसीड फर्दर इन दैट वे। दोनों रास्ते जो हैं वो आपके लिए हैं, और आप यू कैन चूज ईदर वे। दूसरे नंबर पे आपके पास जो भी आपकी मेन हेडिंग होगी, मेन हेडिंग के लिए लाजमी है रिफर बैक करे टॉपिक की तरफ। और बहुत अच्छा है कि अगर टॉपिक के कुछ वर्ड्स इसमें नजर आ जाए, जिस तरह से यहाँ पे न्यूक्लियर था, न्यूक्लियर हमारे पास नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये देखते हैं, ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम अगर कीवर्ड्स यूज कर पाते हैं जो टॉपिक के अंदर मेंशन है तो बहुत अच्छा है। लेकिन सारे के सारे मेन पॉइंट्स को, स्पोर्टिंग जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग जो हैं स्पोर्टिंग पॉइंट्स हैं, ये सब के सब रिफर बैक करते हैं टॉपिक की तरफ। ये यूं कह लीजिए कि पहले जो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो रिफर बैक करते हैं मेन हेडिंग की तरफ, और मेन हेडिंग जो है वो रिफर बैक करती हैं आपके टॉपिक की तरफ। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप किसी भी चीज को बाईपास नहीं करोगे। टॉपिक थीसिस स्टेटमेंट को, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो मेन आइडियाज को, मेन आइडियाज जो है वो आपके पास सब हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस को। इस तरह से मूव ऑन करें। चलिए जरा मुझे ये बताइएगा, अभी मेरे साथ मिलके इसको हम एक पेपर चेक करते हैं। मान लीजिए कि आप भी एग्जामिनर हैं। हमारे पास ये एस्पिरेंट का टॉपिक है, डू नॉट सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी। उसने लिखा वेरी एक्सपेंसिव। उसने लिखा न्यूक्लियर फ्यूल इज एक्सपेंसिव, न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड ऑपरेट। क्या आपने नोट किया कि बार बार वो एक चीज रिपीट कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूल इज एक्सपेंसिव, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स। यहाँ पे आप नोट कर पा रहे हैं ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बार बार देखिएगा, आपको न्यूक्लियर का वर्ड मिल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल्स। यहाँ पे क्यों वो फ्यूल का वर्ड यूज कर रहा है, यहाँ पे भी उसने फ्यूल का वर्ड यूज किया है, यहाँ पे भी न्यूक्लियर का वर्ड यूज कर रहा है। सो व्हाट इज द रीजन? आपके ख्याल में क्या ये कोइंसिडेंट है या इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है कि वो बार बार वर्ड्स को यूज कर रहा है जो कि आपके पास टॉपिक से रिलेटेड है? न्यूक्लियर है, फ्यूल है, न्यूक्लियर 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 न्यूक्लियर। तो क्या ये वजह है, वो क्यों ऐसा यूज कर रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि दीज आर द की वर्ड्स। जो वो बताना चाह रहा है कि मैं अपने टॉपिक की तरफ रिफर बैक कर रहा हूँ, और वो टॉपिक की तरफ बार बार रिफर कर रहा है, बताना चाह रहा है कि टॉपिक से रिलेटेड चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम किसी भी पॉइंट को पढ़ते हुए हमें नहीं पता चलता कि ये पॉइंट शायद आउट ऑफ द वे है। आपका टॉपिक आपको गाइड करता है सारे के सारी चीजों के बारे में। क्या हम यहाँ तक समझ पाए हैं कि जब हम एक आउटलाइन लिखते हैं तो हम अपना टॉपिक कहाँ पे लिखेंगे, हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे मेंशन करेंगे? जब हम मेन हेडिंग्स लिखेंगे तो उनके लिए रोमन्स, जब हम सब हेडिंग्स लिखेंगे उनके लिए हम अल्फाबेट्स, और जब हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे तो उनके लिए हम न्यूमरल्स का यूज कर सकते हैं। और हम ये भी समझ पाए हैं कि कोई वजह है कि ये सब के सब जो है वो एक लाइन में चल रही हैं, कोई वजह है कि ये सब के सब पॉइंट्स एक लाइन में है।
और कोई वजह है कि स्पोर्टिंग सेंटेंसेस भी एक पॉइंट में है। तो इज इट क्लियर कि इसका मेथड ही यही है। अगर हम आउटलाइन इस तरह से नहीं लिखता है तो ये हमारे पास जो है इट्स नॉट रिकमेंडेड वे। आप किसी भी तरह से लिखेंगे तो वो गलत ही होगा, लेकिन रिकमेंडेड ऑप्शन जो है वो ये होना चाहिए। कुछ लोग जो है वो आउटलाइन में लंबे लंबे सेंटेंसेस को यूज कर लेते हैं। इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। ये आउटलाइन है, ना कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है। आउटलाइन का मतलब ही ये है कि आप बुलेट पॉइंट्स में बात करें। आउटलाइन के में आपको एग्जामिनर कहना ही ये चाहता है कि आप बुलेट पॉइंट्स में उसके साथ जो है उसको बताएं, उसको एक स्केलेटन दे दीजिए कि दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। हम यहाँ तक ये चीजें समझ पाए हैं। ये हमारे पास आउटलाइन है। आउटलाइन के बारे में मजीद जो है वो बात करने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम लोग एक चीज समझ पाए। तीन चीजों में फर्क होता है। थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट आपका वो स्टैंस है जो नॉर्मली आप आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज में लेते हो। बाकी तमाम एसेज में आपका पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जिसको आप प्रूव करते हो। थीसिस स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट होगी जिसमें आप कभी भी दोनों साइड जो है उसके ऊपर बात नहीं करोगे। बात करोगे तो एक साइड पे आपका झुकाव नजर आना चाहिए। मेन आइडियाज आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी जो सपोर्ट करते हो आप अपने थीसिस स्टेटमेंट को, जिन पॉइंट्स से। और सपोर्टिंग पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो कि मेन आइडियाज को सपोर्ट करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं आपको एक आउटलाइन ये दिखाता हूँ तो जिस पॉइंट को अभी मैंने हाईलाइट किया है ये हमारे पास कौन से मेन मेन आइडियाज हैं? हमारे पास जो है सपोर्टिंग पॉइंट्स है, तो ये हमारे पास जो है थीसिस स्टेटमेंट है? कौन से वाले पॉइंट्स हैं या कंक्लूजन है? ये मैं आप जो है वो अभी आपको मैं दोबारा से शो कर देता हूँ। जी ये वाले पॉइंट्स हमारे पास आ गए। क्या ये हमारे पास मेन आइडियाज हैं? क्या हमारे पास सब हेडिंग्स हैं? क्या हमारे पास सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं? ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये हमारे पास अभी जो लाइन मैंने हाईलाइट की है व्हाट इट इज? न्यूक्लियर पावर स्टेशंस कैन फेल, ये हमारे पास क्या है? क्या ये हमारे पास मेन आइडिया है? क्या ये हमारे पास सब हेडिंग्स हैं? ये सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं? एक्सेलेंट। these are subheadings these are subheadings, these are not the main ideas। मेन आइडियाज हमारे पास ये हैं। अब जरा आउटलाइन से हम कैसे चीजों को समझते हैं जरा समझ लीजिएगा। मेरे पास एक पेपर चेक होने के लिए आया। अब मैं उस पेपर को जब चेक करूंगा, अब आउटलाइन को पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा होना चाहिए कि ये अहमद साहब ने लिखा है या ये किसी और पर्सन ने लिखा है। तो मैं कैसे इसको डिसाइफर करूंगा कि इसमें वो समझाना क्या चाह रहा है। देखो, आउटलाइन से मुझे पता चला है कि इस ऐसे के अंदर न्यूक्लियर पावर इज नॉट गुड एनर्जी सोर्स फॉर द वर्ल्ड। अगर कहीं पे भी इस एस्पिरेंट ने उसकी स्पोर्ट के अंदर बात की तो इसका मतलब है ये अपने स्टैंड से हट गया। क्लियर? तो क्या ख्याल है कि अगर इसने कहा न्यूक्लियर पावर इज नॉट अ गुड एनर्जी सोर्स, कहीं भी इसने मेंशन कर दिया कि न्यूक्लियर पावर इज समवट गुड एनर्जी सोर्स एंड वी कैन यूज दिस एनर्जी सोर्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, व्हाट डू यू थिंक कि हमारे हमें ऐसे पैराग्राफ्स को हम मार्क करेंगे या हमें लगेगा कि इट इज समथिंग जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट से हट गया? थीसिस स्टेटमेंट में जो चीज आपने मेंशन कर दी, जो स्टैंस आपने ले लिया, अब आपको उसी को प्रूव करना है। इफ यू आर क्लेमिंग कि अब आप इट्स नॉट अ गुड एनर्जी सोर्स, अब आपकी आउटलाइन के अंदर, आपके ऐसे के अंदर कहीं पे किसी जगह पे अब आप न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आओगे। अगर यहाँ पे आपने उसको सपोर्ट कर दिया जबकि थीसिस स्टेटमेंट में आपने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो इट मींस ये आपका ऐसे आपको कुछ नहीं देगा। थीसिस स्टेटमेंट वीक थीसिस स्टेटमेंट नहीं चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट चाहिए।
स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी होती है? एक ऐसी थीसिस स्टेटमेंट होती है जो ये बताती है, जो दोनों जो फैक्ट नहीं होती है। क्या एक फैक्ट थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान 1947 में बना। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जरा बताइएगा कि क्या 1947 में पाकिस्तान बना, कि ये हमारे पास एक थीसिस स्टेटमेंट है? ये क्यों थीसिस स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि ये एक फैक्ट है, और मैं फैक्ट के ऊपर 2500 से 3000 पैराग्राफ नहीं लिख सकता। ये मेरा अपना स्टेंस नहीं है। मेरा एग्जामिनर मुझसे मेरा स्टेंस मांग रहा है। वो ये चाहता है कि मैं बताऊं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्या है। अच्छा, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियर पावर इज अ गुड एनर्जी सोर्स, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ गुड वायबल एनर्जी सोर्स फॉर द वर्ल्ड। Nuclear power, sometimes it is a good energy source, but in some countries it's not a good energy source. तो मैं बता देता हूँ, कुछ कंट्रीज के अंदर अच्छा है, कुछ के अंदर बुरा है। तो इज इट अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट? इट इज अ वीक थीसिस स्टेटमेंट जिसमें मैं दोनों साइड्स कर रहा हूँ। चलो, अब जो है वो इसने लिखा वेरी एक्सपेंसिव। याद रखोगे, हमारे पास ऐसे की जो मेन बॉडी है, जो मेन बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास पहला वेरी एक्सपेंसिव पे बात करेगा। दूसरे नंबर पे वो इसकी सेफ्टी सेफ्टी के ऊपर बात करेगा। तीसरे नंबर पे वो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर बात करेगा। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास बात करेगा कि इसके डिजास्टर्स जो है वो हुए हुए थे, तो इस वजह से इसको यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मौजूद हर लाइन, मेन हेडिंग की मौजूद हर लाइन का मतलब ये है कि यहाँ से एक नया पैराग्राफ बनेगा। क्लियर? ये आपकी टॉपिक सेंटेंस होगा। यहाँ से आपका टॉपिक सेंटेंस चलेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक नया पैराग्राफ बनेगा। ये एक नया पैराग्राफ यहाँ से आप शुरू करोगे। आप ये पॉइंट दे रहे हो अपने एग्जामिनर को, ये बताना चाह रहे हो कि भाई यहाँ से मैं एक नया पॉइंट जो है वो शुरू करूंगा। If talking on one single doesn't seem practical or real, see, you're talking about thesis statement, Amna. जरा ये क्लियर कीजिएगा। You're talking about thesis statement। पेज नंबर ये है हमारे पास 70। जरा मेंशन कीजिएगा मुझे। I'm वेटिंग ताकि मैं बता सकूं। ओके, ग्रेट। रिमेम्बर वन थिंग, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास, जब हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट एक पॉइंट की बात करेगा, और वो पॉइंट जो है आपको उसी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। अब एक पॉइंट का ये मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट मेंशन करो। कंपटीशन के एग्जाम्स में आप मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हो। लेट मी टेल यू सम स्टेप्स, सम पॉइंट्स कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हो। जरा देखो कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपके ऑथर का ओपिनियन होता है, और एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह करके लिखा कि मुझे क्रैम्ड मटेरियल नहीं चाहिए, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। कि आप लोगों ने ये देखा, उसने कहा कि मुझे यूनिक मटेरियल चाहिए, मुझे आपकी अप्रोच चाहिए, मुझे आपका कंटेंट चाहिए। टॉपिक के बारे में आप सिर्फ वो बात बताओगे। अगर आप सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2500 से 3000 वर्ड्स एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आप मेंशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान, ये हम सीएसएस का पेपर लिखते हैं, ये हमारे पास है। इसमें दूसरा टॉपिक देखिएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। तो इस पे एक सिंगल पॉइंट पे तो बात हो भी नहीं सकती। तो हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान में इल्स एंड रेमेडीज क्या है, आपको थीसिस स्टेटमेंट में एक सेंस लेना पड़ेगा, और उसमें मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगा। ठीक है? मेक श्योर कि जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो, तो आपने एक फैक्ट नहीं देना। आपने इनफैक्ट वो डिटेल्स मेंशन करनी है जिसको डिस्कस किया जा सके, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, और आपको उसी के साथ स्टिक रहना है। आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा जी, सपोर्टिंग सेंटेंसेस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वर्कर्स, ये सब के सब सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं।
अब स्पोर्टिंग सेंटेंसेस क्या हैं? ये वो सेंटेंसेस होंगे जो हमारे एग्जामिनर को ये गाइड करेंगे कि ये मेरे पैराग्राफ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी नजर से गुजरे और तुम उनको जरूर देखो। ये हमारे पास होगा। ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में होंगे। अब ये देखिए, यही वजह है कि उसने स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में ये बताया 3 माइल्स आइलैंड, इनमें मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर जो जो इंसिडेंट्स हुए उनको उसने हाईलाइट किया। ये सब की सब चीजें जो हैं यहाँ पे हमारे लिए समझना जरूरी रहेगा। ना डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? मैंने आपसे पूछा, जरा मुझे बताइएगा। इन केस यू हैव एनीथिंग एल्स जिसमें हम बात कर सकें तो जरूर अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आई एम श्योर कि इरफान आपने क्वेश्चन पूछा था लेक्चर के स्टार्ट में, तो हमने उसको भी आंसर करने की कोशिश की कि कहाँ पे लिखेंगे हम अपने थीसिस स्टेटमेंट को, कहाँ पे जो है वो बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पे, और हमारे पास जो है कहाँ पे आएगा इसके अलावा, अगर आप चाहो तो उसे आउटलाइन के शुरू में लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आउटलाइन के शुरू में थीसिस स्टेटमेंट लिखी है तो फिर इंट्रोडक्शन नहीं लिखोगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं दोगे। अगर इंट्रोडक्शन की हेडिंग दी है तो फिर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो नहीं लिखेंगे। नहीं दानियाल, जो आप अपने एग्जामिनर को बताना चाह रहे हो कि समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज देयर, सी उसने यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं लिखी। ये सिर्फ उसने वो बताया कि मैं इन इन चीजों पे मेंशन करूंगा। ठीक है, इन इन चीजों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे देखते हैं जी। लास्ट पे मैं बात करना चाहूंगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस की, जो मैं आपसे मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन और रेलिवेंस, क्लैरिटी, ये सब चीजें क्या होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब की सब चीजें जो है। याद रखिएगा कि जब सबसे पहले तो कंपटीशन के पेपर्स में अगर आप लोग जो है एक ऐसे लिख रहे हो तो उस ऐसे की रेलिवेंस में ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आपने किस तरह से सारे के सारे कंटेंट को मैनेज किया। आप अपने रीडर को एक वेल ऑर्गेनाइज ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो। इंट्रोडक्शन से आपका ऐसे स्टार्ट होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि यू आर सेटिंग द स्टेज फॉर योर ऐसे। एक पैराग्राफ मैंने देखा, बड़े लर्न किस्म के जो है वो स्कॉलर थे। उन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर ही कंक्लूजन दे रखा था। उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कंक्लूजन है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए मैक्सिमम बजट को एलोकेट करना है। ठीक है, इट वाज नॉट थीसिस स्टेटमेंट। तो इसके लिए मैक्सिमम बजट को एलोकेट करना, हमें करप्शन और नेपोटिज्म को खत्म करनी चाहिए। अगर आप अपने ऐसे में स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हो, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स क्या है कि पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह करप्शन है, तो पाकिस्तान आज तक बचा कैसे हुआ है? इसका मतलब ये है कि सबके सब लोग तो करप्ट नहीं है। तो इट मीन्स पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अभी तक चल रहा है। तो आपने ये गलत कहा है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम करप्ट है। मे बी यू नीड टू यूज हैड्स हियर, मे बी यू नीड टू रिविजिट योर लैंग्वेज। स्वीपिंग स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें क्लियरली एक साइड ले रहे हो और आप उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। शायद वो प्रूव हो ही नहीं सकता जिसमें आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है कि दुनिया के तमाम काफिर जहन्नम में जाएंगे, दुनिया के तमाम जो हैं, कोई भी लोग कोई भी बात कर लें कि तमाम ईमानदार ताजिर जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। कुछ भी सादा लफ्जों में समझाना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो बीमारियों की सबसे बड़ी वजह करप्शन है। एआई दुनिया की फेट को बदल सकता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एआई कैन नेवर चेंज द फेट ऑफ द नेशन। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट humanly possible. You need to understand the difference between a sweeping statement and how to use and why you need to avoid the sweeping statements in your answer. If you're not avoiding sweeping statements, it means कि आपके पास arguments नहीं है। जो रेशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को कभी यूज नहीं करता।
वो कभी ये बात नहीं करता है कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं। वो कभी ये नहीं कहता है कि ये जो है वो सब के सब मदर ऑफ इविल्स है। इसका मतलब है कि वो सब शामिल नहीं होता। जी, सब हेडिंग्स के लिए जो है वो आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, आप उसी पैराग्राफ में सब हेडिंग्स को मेंशन करेंगे। बॉडी पैराग्राफ में आप तमाम चीजें बताओगे। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ के बाद मैं एक चीज जिससे बताऊंगा, ट्रांजिशंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी ट्रांजिशन नहीं होते ना, कोहेरेंस फ्लो नहीं होता है, और प्लीज कोहेरेंस और फ्लो को समझने की कोशिश कीजिएगा, खुसूसन वो लोग जिनका बैकग्राउंड साइंस है। हम मास्टर पीसेस को देखते हैं, लेकिन मास्टर पीसेस को देख देख के शॉक हो जाते हैं कि देयर इज नो कोहेरेंस, देयर इज नो फ्लो। और मजे की बात यह है कि कोहेरेंस और फ्लो जो है हमारे पास तबाही तब होता है जब हम ट्रांजिशंस को यूज नहीं करते, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को यूज कीजिए। ठीक है, अगर आप जो है वो किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास न्यूएंस्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको मल्टीपल शेड्स बतानी है, तो वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को यूज करें। तो जनाब, जब हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सपोजिशन की, क्लैरिटी की, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस का मतलब ये है कि आप अपने एग्जामिनर से मुख्तलिफ अंदाज में कैसे चीजें बताते हैं। उसने टॉप पे लिख रखा है कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो यूज करनी है डिस्कोर्सेस के। क्या है ये एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, और कैसे अप्लाई करोगे? देखो, एक्सपोजिशन का मतलब ये है कि जब आपने एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, इसको एक्सपोजिटरी एसेस में यूज करो, जिसमें आपको किसी भी चीज के बारे में फैक्टफुल इंफॉर्मेशन देनी है, कोई डेफिनेशन देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, एनालिसिस देना है, आपको अपना ओपिनियन नहीं बताना। मान लो कोई साइंटिफिक प्रोसेस है, मान लो आपसे उसने पूछ लिया किसी साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में, जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस के बारे में, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप ये एक्सपोजिशन, आप इसके ऊपर ऐसे लिखोगे, एक्सपोजिशन बेस्ड नरेशन। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 पे पूछता था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान की हाइब्रिड डेमोक्रेसी, तो आप उसमें जो है वो नरेटिव लैंग्वेज की तरफ जा सकते हो, विद सेंसरी डिटेल्स एंड स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स। और आर्ग्यूमेंटेशन जो है वो, आर्ग्यूमेंटेशन में तो आपको पता ही है कि आपको एविडेंसेस, रीजनिंग, एनालिसिस प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो है वो देखकर उसे प्रूव करना पड़ेगा। ये जी डिटेल्स हैं हमारी। कल का जो सेशन होगा उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे आउटलाइन बनानी कैसे है। उसमें मैं एक पैराग्राफ देखेंगे, उस पैराग्राफ से, अभी मैंने बताया आपको कि हम आउटलाइन से पैराग्राफ कैसे देखते हैं, हमें आउटलाइन पढ़ने के बाद कैसे अंदाजा होता है कि इसमें पैराग्राफ्स कितने होंगे, इसके अंदर क्या क्या मेंशन किया हुआ है। अब मैं बताऊंगा कल की क्लास में आपको कि जब आप जो है वो पैराग्राफ लिखते हो, पैराग्राफ जो लिखा हुआ पैराग्राफ है वो कैसे रिलेट बैक करेगा आपकी आउटलाइन की तरफ। कि हम पैराग्राफ्स को कल सामने रखेंगे और फिर बताएंगे कि इसमें ये वाली लाइन जो है वो किस किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट थी, ये वाली लाइन किस तरह से जो है वो टॉपिक सेंटेंस थी, और किस तरह से सपोर्टिंग सेंटेंसेस थे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो बता लें, कल ही की क्लास में हम आउटलाइन बनाना भी देखेंगे। आप जो CSS के पेपर के लिए बनाते हो, फैक्ट कहाँ पे यूज करते हो, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, मेन आइडियाज को कैसे कैसे देखते हो, इन चीजों पे बात करेंगे। और फिर दो तीन आउटलाइन जो है उनकी इवेल्युएशन करेंगे, तो उनमें गलतियां अमूमन क्या क्या पाई जाती हैं। तो ये हैं जी सारी की सारी डिटेल्स। एट द एंड ऑफ द सेशन में ये आउटलाइन के नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें वो सारी की सारी चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की, इनको देखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जब आप आउटलाइन बनाते हो तो इन चीज़ों को अप्लाई करो। पेपर है हमारे पास 2018 का, अपनी मर्जी का कोई से टॉपिक लेंगे, और आज की एक्टिविटी ये होगी कि एक रफ सी आउटलाइन अपनी सबमिट करवाएंगे। रफ सी आउटलाइन से मुराद ये है कि जिसमें आप, आपकी तरफ से तो वो द बेस्ट वर्जन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसमें जो है वो गलतियां हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, तो उन्हें देख के आपको गाइड किया जा सके कि ये सारी की सारी चीजें
आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100% जो है वो इंट्रोडक्शन में इसकी ग्लिम्स होनी चाहिए दानियाल। कल की सेशन में इसे डिस्कस करते हैं। आखिरी एक चीज याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए ना, इस साल के पेपर के लिए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फॉरेन पॉलिसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी, हेल्थ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये टॉपिक्स, ये थीम्स इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इन्हें जरूर तैयार करके जाइएगा। अगर आप इन्हें तैयार नहीं करते हो तो मुमकिन है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट मिस कर दोगे। ऑनरेबल पार्टिसिपेंट, हम देखेंगे स्टॉप है और कल की क्लास में मिलते हैं आउटलाइन के साथ डिटेल डिस्कशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने ग्रुप में भी पूछ सकते हो। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।